अभी हम लोग एनडीए 2022 फर्स्ट का सेट बी का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/1 प्लस आई का मुख्य पूर्णांक क्या होगा। तो रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आई अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये तो आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल आएगा वो -π/4 आ जाएगा। देख सकते हैं, क्योंकि और कोई तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑप्शन नहीं दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -√3/2 -1/2 का पावर 200 का मापांक मॉडुलस क्या होगा, यानी कि √3/2 i -1/2 का पावर 200, यानी इसका मॉडुलस का पावर 200, इसका मॉडुलस तो 1 का पावर 200 यानी कि 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 3 6 से विभाज्य है जहां n 3 से बड़ा है, पहला वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा दिया गया है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 3 7 से विभाज्य है। यहाँ n का मान 4 रखेंगे तो 4 आएगा, ये 3 से 6 से नहीं कटेगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। n का मान 5 रखेंगे, 4 रखने पर तो कटेगा लेकिन 5 रखने पे नहीं कटेगा, यानी कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो ना तो एक सही है और ना ही दो, ऑप्शन 4 आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 9 खिलाड़ियों में से 5 को कितने तरीके से चुना जा सकता है कि 2 खिलाड़ी टीम से बाहर है। मतलब कि 7 में से हम लोगों को 5 चुनना होगा, जिसके तरीके होंगे 21। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x प्लस 1/x का पावर 2n का अंत से n प्लस 1वां पद क्या होगा। तो अंत से n प्लस 1वां पद मतलब 1/x प्लस x का पावर 2n, शुरू से n प्लस 1वां पद की यानी कि 2nCn, इसका पावर n आएगा, इसका पावर n आएगा, यानी तो कैंसिल होगा, यानी कि 2nCn आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एपी के 9 पदों का योगफल प्रथम 11 पदों के योगफल के बराबर है, मतलब S9 बराबर S11, तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। तो 9/2 2a प्लस 8d और 11/2 2a प्लस 10d। ये तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 4a प्लस 38d 0 आएगा, तो 2a प्लस 19d 0 आएगा। सम ऑफ 20 टर्म आएगा 20/2 2a प्लस 19d, यानी ये तो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है AP का 5वां पद यानी T5 a प्लस 4d दिया गया है हमें 1/10, और 10वां पद T10 यानी कि a प्लस 9d दिया गया है हमें 1/5। तो प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा। तो S50 जो आएगा वो 50/2 2a प्लस 49d आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 5d का मान आ जाएगा 1/5 माइनस 1/10 यानी 1/10, d का मान आएगा 1/50, a का मान आएगा 1/50। तो 50/2 पूरे 1/50 कॉमन करेंगे तो 51 मिलेगा, ये 25.5 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है 25.5, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 1 1 1 0 0 1 1 बाइनरी नंबर है, डिवाइडेड बाई 1 0 1 1 1 बेस 2 बाइनरी नंबर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 4 8 को तो छोड़ देंगे 16 32 64, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो 96 16 112 3 115, और ये कैलकुलेट करेंगे तो 23 यानी कि 5 आएगा। 5 को बाइनरी नंबर में ऑप्शन के सहारे से देख सकते हैं, 101 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके का सवाल है, x³ प्लस y³ दिया गया है 1 1 2 3 1 0 1 1 1, तो ये लिख सकते हैं 279, और x प्लस वाई दिया गया है 1 1 1 1 1, इसका वैल्यू आ जाएगा हमें 31, यानी कि डिवाइड करेंगे तो x² माइनस xy प्लस y², जिसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस xy बराबर 9 आ जाएगा। और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 1001 बेस 2 कर सकते हैं, बाइनरी नंबर में चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि x 0 से छोटा हो और y 0 से बड़ा हो, और कौन दोनों कंडीशन x प्लस वाई लेस देन 2
और 4x माइनस 5x माइनस 4y प्लस 12 लेस देन 0 को सेटिस्फाइड करेगा। तो ऑप्शन के सहारे से -1 और 2 रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी कोई और ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है 11 में y बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन 0.5 पर ये दिया गया है तो 0.5 पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी पहला तो सही है। दूसरा हिंदी में दिया गया है 0.5 पर सतत है, तो यहाँ तो सही है, लेकिन अंग्रेजी में दिया गया है कि कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों चीजों का ध्यान से देख लेना आप लोग। मेरे पास हिंदी है, यहाँ पर दिया गया है 0.5 पर सतत है, मतलब कंटिन्यूअस है, तो 0.5 पर तो सतत होगा, इंटीजर पर केवल डिसकंटिन्यूअस होता है। तो और अंग्रेजी में कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो हिंदी वाले से तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी वाले को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पावर पूछा गया है, तो पावर तो इंटीजर में ही होता है, तो क्यूब दोनों तरफ कर देंगे तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन ये दिया गया है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर बराबर d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 4/3। दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो घात जो आएगा 4 आ जाएगा, और ऑर्डर पूछा जाता तो 2 लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है एक रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय होने की दर उसके विद्यमान मात्रा के समानुपाती है, यानी कि dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी कि dx बाई x बराबर k dt आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे और ये 0 से 100, ये निगेटिव क्षय हो रहा है तो माइनस में करें, और ये x से x बाई 2 हो रहा है, यानी कि log x बाई 2 सॉरी x से लेकर के x बाई 2 तक बराबर k t माइनस में 0 से 100 तक, यानी कि log x बाई 2 माइनस log x बराबर माइनस k 100 माइनस 0, यानी कि k का मान तो ये आ जाएगा log 1 बाई डिवाइड हो जाएगा तो log 1 बाई 2 बराबर माइनस k इंटू सॉरी k इंटू माइनस k इंटू 100, k का वैल्यू आ जाएगा log 2 या ln 2 बेस अपॉन 100 आ जाएगा, और यही पूछा गया है। क्या आंसर आएगा? तो ln 2 अपॉन 100 कांस्टेंट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है fx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का डोमेन क्या होगा? तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x माइनस 1 माइनस 1 से लेकर के प्लस 1 के बीच में होगा, यानी x का वैल्यू 0 से 2 होगा, तो x का जो डोमेन आएगा 0 से 2 आ जाएगा। या हम लोग इसको चेंज कर सकते थे, तो ये आ जाता माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको हम लोग 0 से बड़ा बराबर करते तो भी 0 यहाँ पर दिखाई दे रहा था। दोनों तरीके जो भी आसान लगे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4kx का लैटस रेक्टम द्वारा एरिया दिया गया है 24। तो लैटस रेक्टम द्वारा जो एरिया 24 दिया गया, मतलब ऊपर का जो एरिया आएगा वो 12 आएगा, टोटल एरिया 24 दिया है, ये तो आएगा k, 0। तो एरिया जो आएगा वो 0 से k तक 2 रूट k रूट x dx, यानी कि 2 रूट k x k पावर 3/2 इंटू 2/3 हो जाएगा। तो 4/3 k स्क्वायर आ रहा है 12, k का मान हमें 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है tan थीटा का मान -5/12 है, तो पूछ रहा है कि sin थीटा का मान क्या हो सकता है? तो -5/13 हो सकता है या +5/13 हो सकता है, जो ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है cos पावर 4 7 π/8 प्लस
cos पावर 4 पाई बाई 8 का वैल्यू क्या होगा? तो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस cos 7 पाई बाई 4 का बाई 2 का होल स्क्वायर और 1 प्लस cos 5 पाई बाई 4 का बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 1 बाई 4 तो कॉमन आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 और ये पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि cos 1 प्लस 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4, 2 गुणे 1 प्लस 1/2, तो 2 3/2 यानी कि 3/4 हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ हम लोग 15 रख दें तो साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 यानी 3/4 और 15 रखेंगे तो साइन स्क्वायर 30 यानी 1/4, 1/2 आएगा। थीटा का मान 15 रखेंगे तो ये तो cos 30 का मान होता है, यानी कि cos 2 थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी देख सकते हैं या cos साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का भी फॉर्मूला होगा, साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, तो जो भी आपको आसान लगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है एक ऊर्ध्वाधर टावर क्षैतिज समतल पर खड़ा है, इसके ऊपर h लंबाई का एक ध्वजदंड खड़ा है, एक बिंदु से उन्नयन कोण थीटा और 2 थीटा है। तो ये h है, इसको x मानेंगे, ये y मानेंगे, तो tan थीटा आ जाएगा हमें x/y और tan 2 थीटा आएगा h प्लस x अपॉन y आएगा। यहाँ से x का मान आएगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है h के टर्म में, तो ये तो लिख सकते हैं हम लोग x बराबर y tan थीटा, यानी ये tan 2 थीटा है, तो tan y tan 2 थीटा बराबर h प्लस y tan थीटा, यानी कि h का मान तो लिखा जा सकता है y tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, ये लिखा जा सकता है। और x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो y का मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो y का मान, तो x का मान आ जाएगा h tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग h cos 2 थीटा आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है जब सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर थीटा पर पहुंचता है, तो ये 60 डिग्री है और यहाँ बदलकर थीटा हो रहा है, तो टावर की छाया x मीटर लंबी हो जाती है, ऊंचाई दिया है √3x, तो ये तो x हो जाएगा, ये x है यानी कि ये 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan थीटा जो आएगा वो √3/2 x कट जाएगा, यानी कि 0.86 का मतलब हो जाएगा, एक के लिए तो 45 डिग्री होता है और 30 के लिए थीटा जब tan 30 का मान होता है 0.757 के लगभग में और tan 45 का मान होता है 1, यानी कि दोनों के बीच में होगा, तो थीटा का जो मान आएगा वो 30 से लेकर के 45 के बीच में कहीं लाइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 बराबर π/4 है, तो x किसके बराबर होगा? 0 से 6 के बीच में, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस x/3 1 माइनस 1/2 इंटू x/3 π/4 है, तो tan π/4 तो 1 आ जाएगा, 3 प्लस 2x अपॉन 6 माइनस x का मान 1 आएगा, तो 3 प्लस 2x का मान आएगा 6 माइनस x, 3x 3 आएगा, x का मान हमें 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन हम ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है 3 साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x दिया गया है पाई, तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x तो π/2 होता है, 2 साइन इनवर्स x प्लस π/2 पाई आ रहा है, तो साइन इनवर्स x का मान π/4 आ जाएगा, x का मान 1/√2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है
tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये tan अल्फा tan बीटा एक नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो सकता है? तो यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें पाई बाई 4 मिलेगा। 45 डिग्री में tan एक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan 9 थीटा दूर है, तो 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा दू होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पाई बाई 4 होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो 10 थीटा का मान तो 45 आ जाएगा। हमें पूछा क्या गया है tan 10 थीटा, मतलब कि tan 10 थीटा tan 45 का मान हमें 1 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखा करना। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है sin 0 sin 10 sin 20 sin 30, इस तरह से sin 360 का मान क्या होगा? इसके पहले sin 350 आएगा, 350 को माइनस साइन 10 लिख सकते हैं। ये तो जीरो होता है, ये भी जीरो होता है। 10 से कटेगा 350 से, 20 कटेगा 340 से, साइन 340 को माइनस साइन 20 लिख सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट सेकंड वाले पॉजिटिव हो जाएंगे और थर्ड फोर्थ वाले निगेटिव हो जाएंगे, और टोटल साइन 180 का भी वैल्यू जीरो होता है, तो सारे वैल्यू मिलकर के जीरो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, ए दिया गया है 1 2 3 4, तो पूछ रहा है कि सभी उपसमुच्चयों पर विचार कीजिए, तो 4 के कितने सुपर सेट होंगे, अधिसमुच्चय। तो 4 को यदि हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो 3 एलिमेंट बचे, तो 2 पावर 3 यानी कि 8 सुपर सेट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है x डू नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, विच इंप्लाई x बिलोंग्स नहीं करेगा ए अथवा x नॉट बिलोंग करेगा बी। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है x डू नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए दिया है x नॉट बिलोंग टू ए एंड और x डू नॉट बिलोंग्स टू बी। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 28 नंबर सवाल दिया गया है ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब ए बराबर बी होता है, यानी पहला तो सही है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर 5 है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। ये 5 तब होगा जब ए बराबर बी होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर 0, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस 4 वाई बराबर 0। तो यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा वो केवल रिफ्लेक्सिव होगा, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है समुच्चय के संबंध में आर संबंध के लिए आर स्वतुल्य है तो आर इनवर्स भी स्वतुल्य होगा, सही है। आर सममित है तो आर इनवर्स भी सममित होगा, ये भी सही है दूसरा। और आर संक्रामक है तो आर इनवर्स भी संक्रामक होगा, ये तीसरा। तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि टाइगर को कितने तरीके से क्रमचय किया जा सकता है कि स्वर सम स्थान पर न आए। तो TIGER मतलब ये दोनों सम स्थान पर न आए, तो सम स्थान पर न आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3P2 और बाकी तीनों को कैसे भी रख सकते हैं, तो मतलब तरीका जो होगा फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 गुणे 6, यानी कि टोटल परम्यूटेशन जो आएगा वो 36 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आएगा और अल्फा इंटू बीटा क्यू आएगा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एक्स
स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा माइनस एम, और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब आएगा हमें एन, तो ये तो आएगा क्यूब क्यूब बराबर एन आ जाएगा। पूछा गया है कि m प्लस एन का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ तो क्यूब करेंगे, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी कि माइनस एम प्लस 3 माइनस पी इंटू क्यू बराबर माइनस पी क्यूब, यानी कि और एन क्यू क्यू दिया गया है, तो एन का जो वैल्यू आ जाएगा वो पी क्यू माइनस 3 पी क्यू, एन का मान आ जा रहा है क्यू क्यू, तो एम प्लस एन जो आएगा वो पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस 3 पी क्यू आएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 33, अल्फा बीटा मूल है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी बराबर 0 के, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो आएगा ए प्लस बी, और अल्फा इंटू बीटा आएगा ए बी माइनस सी। पूछ रहा है हमसे कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ए बी हो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ए बी के जगह अल्फा इंटू बीटा प्लस सी बराबर 0 लिखा जा सकता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर है, तो कौन सा कंडीशन सही होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी ए प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 ए सी बराबर 0, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर 0 आएगा, यानी ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें 8 आएगा, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 दिया है, तो अल्फा माइनस बीटा तो हमें 2 आ जाएगा, तो अल्फा 5 और बीटा आ जाएगा 3, क्यू का मान आएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, फैक्टोरियल 30 प्लस फैक्टोरियल 35 को 5 पावर n से भाग दें तो n का धनात्मक मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 30 कॉमन होगा, 1 प्लस 31 गुणे 32 गुणे 33 गुणे 34 गुणे 35, तो यहाँ तो इकाई अंक 0 आएगा, लेकिन 1 जोड़ देंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, तब यूनिट प्लेस 1 आया। फैक्टोरियल 30 से गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 30 में 5 से भाग देंगे तो ये 6 और 25 का एक बार और, यानी कि टोटल 7 बार 5 का पावर 7 से ये कटेगा, यहाँ तो कोई भी 5 से नहीं कटेगा, तो हाईएस्ट 5 का पावर n यानी कि n का मान जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हमें दिया गया है, 2 गुणे 1 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन में देख सकते हैं, 4 गुणे 4 3 2 1, तो मैं इसको ये लिखना चाह रहा हूँ 2 गुणे फैक्टोरियल 2 3 गुणे फैक्टोरियल 3 4 गुणे फैक्टोरियल 4, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 9 गुणे फैक्टोरियल 9 प्लस 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 माइनस 2 करें तो फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 1 करें तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, इस तरह से फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9, आप प्लस 2 रहने दें, 3 से 3 कटेगा, 4 से आगे इस तरह से कटता जाएगा, 2 से फैक्टोरियल 2 कटेगा, यानी कि फैक्टोरियल 10 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, a बराबर 1 2 3, एक एक कितने पावर सेट होंगे, तो ये तो एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पावर सेट जो आएंगे वो 2 आएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, ब्रैकेट हो जाएगा तो एक ही एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, एबीसी जीपी में है, एबीसी 0 से बड़ा है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर जीपी में होगा, सही है,
जीपी का रेसिप्रोकल भी जीपी होता है और रूट करते हैं तो भी जीपी होता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है a प्लस बी बाई टू कॉमा b प्लस सी बाई टू HP में है, तो ए बी कौन सा सही है? ए बी सी मतलब ऑप्शन कुछ दिया गया है, तो b बराबर 2 इंटू ए प्लस बी बाई टू बी प्लस सी बाई टू अपॉन ए प्लस बी बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू। टू तो कैंसिल होगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये भी कैंसिल होगा, यानी कि ये तो आएगा 2b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ए बी कैंसिल, बी सी कैंसिल, एक बी स्क्वायर कैंसिल, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी ए बी सी जो होगा वो जीपी में होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है cot स्क्वायर 15 प्लस tan स्क्वायर 15 का मान क्या होगा? तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 4 प्लस 3 यानी कि 14 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है साइन ए माइनस है इस साइड, तो इसको cos b प्लस cos c लिख सकते हैं, तो 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos b प्लस c बाई 2 और cos b माइनस c बाई 2, तो 2 तो कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस a, तो 90 माइनस a बाई 2 यानी कि साइन a बाई 2, ये सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a बाई 2 बराबर b माइनस c बाई 2, यानी कि a बराबर b माइनस c और a प्लस b प्लस सी जो आता है वो 180 डिग्री आएगा, तो ये मान आएगा b माइनस सी प्लस बी प्लस सी आएगा 180, यानी कि b का मान तो 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में tan अल्फा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस 1/2 tan बीटा, tan 45 का मान तो 1 हो जाएगा, tan बीटा का मान हमें आ जाएगा 1/3, हमें tan 2 बीटा का मान पूछा गया है, तो ये आएगा 2 गुणे 1/3 और 1 माइनस 1/9, यानी कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 और 8/9 यानी कि 3/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है tan थीटा प्लस 45 बराबर 1 प्लस साइन 2 थीटा, थीटा का मान 0 से 90 में है, तो थीटा का मान यहाँ 0 रखने पर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमें cos 2 थीटा पूछा गया है, मतलब cos 0 डिग्री का मान तो हमें 0 डिग्री का मान तो हमें 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में sin 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा, यानी कि 5 थीटा का मान 90 आएगा, थीटा का मान 18 आएगा, और 1 प्लस 4 साइन थीटा, साइन 18 का मान दिया गया है, यानी 1 प्लस 4 गुणे रूट 5 माइनस 1/4, 1 कैंसिल आ जाएगा, यानी कि रूट 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है 111 PQR QRP और ये डेल्टा 2 दिया है 111 QRP RPQ, इसका वैल्यू क्या होगा? तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, या ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि दोनों को सेम चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स माइनस में कर लें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, तो ये आ जाएगा निगेटिव ऑफ पी माइनस क्यू का स्क्वायर, क्यू माइनस आर का स्क्वायर और आर माइनस पी का स्क्वायर, तो जो हमेशा ऋणात्मक होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और कुछ मान दिया गया है, एबीसी का मान दिया गया है 6 और ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो 3 2 1 भी रख के चेक कर सकते थे, या ए बी सी करेंगे तो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए,
यानी कि 6 गुणे 2 यानी कि 12 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है ए बी सी बी सी ए सी ए बी बराबर 0 दिया गया है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिया गया है, तो ये आएगा माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये 0 है। इसके लिए ए बराबर इसके लिए कंडीशन होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 हो जाएगा, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा। और यही 3 कंडीशन दिया गया, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, ए का मान दिया गया है mn a, बी दिया गया है -n -m और सी दिया गया है m -m। पूछ रहा है कौन सही है, तो CA नॉट इक्वल टू CB आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, यानी पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि AC बराबर BC है, ये सही आ रहा है। और तीसरा दिया गया है कि C इंटू A प्लस बी बराबर CA प्लस CB, ये भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलता है, तो ये तो आता है ए का मॉड डिटर्मिनेंट इंटू आई, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें 2 और 2i हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है 2 cos 2 थीटा 6 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 3 के 2 के और 1 का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स नहीं निकलेगा। तो ये 0 कब आएगा, तो ये तो है cos 2 थीटा, ये भी है cos 2 थीटा और ये 3 है, मतलब ऊपर में डबल हो रहा है। ये के हर एक मान के लिए, तो के सभी वास्तविक मान के लिए यह 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स है, R1 2 टाइम्स है R2 का, यानी कि ये तो 0 आएगा ही आएगा। तो फॉर ऑल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी में आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है और बी बराबर ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो कौन सा कथन सही है, ए बी बराबर बी ए, तो हाँ इनवर्स निकलेगा, तो ए इंटू ए बी और बी ए करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई आ जाएगा। अभी जस्ट पहले सवाल देखे हैं, ए बी सदिश अवयव है, स्केलर मैट्रिक्स होगा, हाँ ये तो आएगा ए का डिटर्मिनेंट 0 ए का डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर में होगा, तो भी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, इस तरीके से होगा। और ए भी शून्य अवयव हो सकता है, शून्य तो हो नहीं सकता, यानी कि पहला सही है और दूसरा सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, समान कोटि के वर्ग अवयव ए और बी के संबंध में ए बी एक शून्य अवयव है, तो ए और बी में से कम एक शून्य होगा। नहीं, ए बी के लिए 0, ए बी को 0 मैट्रिक्स होने के लिए दोनों नॉन जीरो है तो भी 0 हो सकता है, यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा दिया है कि ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए बी बराबर बी ए, हाँ ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तो कौन सा कथन सही है, तो केवल डू का ऑप्शन होगा, केवल डू। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, ए कोटि 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बी इसका प्रतिवर्त है, मतलब ए जो है वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, बी इसका ट्रांसपोज होगा तो भी तो यही आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कह रहा है कि सी जो है वो ए प्लस बी है, यानी कि ये आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब कह रहा है कि सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो सी के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो मिलेगा हमें 8 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए स्क्वायर को तो हम लोग लिख सकते हैं
और फिर दिया है AB² बराबर A²B। कौन सा कथन सही है, मतलब ये पहला है तो ए स्क्वायर को A इंटू ए लिख सकते हैं, यानी कि A इंटू ए बी लिखेंगे। ए को हम लोग यहाँ पर ए बी इंटू ए कर लें, यहाँ पर तो ए बी ए को लिख सकते हैं बी, यानी कि ये तो ए आ जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। AB² को ए बी इंटू बी और ये स्क्वायर बी को ए बी, यानी ए बी को तो हम लोग बी लिख सकते हैं, सॉरी ए बी, और ये आ जाएगा ये भी आ जाएगा ए बी, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि दोनों सही है, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है 1 + 2/x का पावर 9 और 1 - 2/x का पावर 9 के प्रसार में कितने पद होंगे, यानी 1 - 2 और 4/x² के पावर 9 में टोटल टर्म जो आएंगे वो 10 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है x + y का पावर 10 दिया है। कौन सा कथन सही है, सभी पदों में छठे पद का गुणांक का मान अधिक होगा, यानी कि 11 पद आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 11 मिलेंगे, तो छठवां पद का गुणांक मैक्सिमम होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। तीसरा पद T3 और T9 का गुणांक बराबर होगा, मतलब कि 10C2 और ये आएगा 10C8, हाँ दोनों का गुणांक बराबर होगा, यानी कि दूसरा भी सही है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है 3nC2n बराबर 3nC2n - 7, ये दोनों तो बराबर नहीं है, यानी 2n + 2n - 7 का वैल्यू 3n आएगा, यानी n का मान तो 7 आ जाएगा। पूछा क्या गया है nCn - 5, यानी कि 7C2 का मान हमें 21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है 51C21 - 51C22 + 51C23 - 51C24 + 51C25 - 51C26 + 51C27 - 51C28 + 51C29 - 51C30, तो 30 और 21 तो 51 होगा, 22 और 29 51 होगा, 23 और 28 51 होगा, 24 और 27 51 होगा, 26 और 25 51 होगा, मतलब कि NCR बराबर NCn - 7 ये बराबर होता है, तो ये 0 आ जाएगा। और 0 के लिए जो ऑप्शन है वो 51C51 - 51C0, इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है 300 से 400 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं जिसका बिना पुनरावृत्ति के, 300 से 400 के बीच में जब भी होगा तो 3 से शुरू होगा, विषम संख्या होगा तो 1, 3 तो यूज हो चुका है, 5 7 9 यानी 4, बाकी 8, यानी कि टोटल नंबर बनेंगे वो 32 बनेंगे, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में 100 से आके गए समुच्चय x1 x2 x3 का बीजीय योग, मतलब x1 - 100 x2 - 100 x3 - 100, इस तरह से xn - 100 का योग दिया गया है -20, यानी कि x1 + x2, इस तरह से xn - 100n का वैल्यू दिया है -20, और दिया गया है 92 से आके गए इन्हीं मानों में समुच्चय का विचलन का योग 140 है, तो x1 + x2 + x3, इस तरह से xn - 92n जो दिया है वो 140 है। यदि हम लोग यहाँ घटा दें तो ये घटा दें तो ये माइनस कर लें, ये प्लस आ जाएगा, यानी कि 8n बराबर 160, n का मान तो हमें 20 आ जाएगा, n का मान 20 आ जाएगा, यानी x1 x2 x3, इस तरह से x20 का मान 1980 आ जाएगा। एवरेज पूछा गया है एक सवाल में, यानी कि एवरेज तो 99 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि 99 से आके गए विचलनों का बीजीय योग क्या हो जाएगा, तो 99 से तो ये तो आएगा 1980
माइनस 99 गुणे 20 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, यानी कि 62 में 0 आ जाएगा। और 63 नंबर सवाल का 3 सवाल है इसके। y से आके गए समुच्चय के विचलन का योग 180 है, यानी कि 1980 माइनस 20y जोड़ने पर 180 आ रहा है, मतलब कि 1800। n का मान y का जो मान आ जाएगा हमें 90 आएगा। यही 3 सवाल दिया गया है एक साथ। क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66 के लिए कुछ डाटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है 51 छात्रों का ये समानांतर श्रेणी में अंक है। ए दिया गया है 4 और डी दिया गया है 3। प्राप्तांकों का माध्य क्या होगा? तो एवरेज जो आएगा वो ए और ए प्लस 50 डी बाई 2 आ जाएगा, मतलब ए प्लस 25 डी। तो 4 प्लस 25 डी 75, यानी कि 79 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर ले, सबके सम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखा जा सकता है। प्राप्तांकों की माध्यिका क्या होगी? तो 51 टर्म है तो 26वां टर्म ही माध्यिका होगा। तो टी 26 जो आएगा वो ए प्लस 25 डी, ए प्लस 25 डी, यानी कि ये भी तो आ जाएगा 79 ही आएगा। 66 में कह रहा है कि माध्यिका से विचलनों का योग क्या होगा? तो माध्यिका बीच में है, आगे के टर्म पॉजिटिव आएंगे और पहले के टर्म नेगेटिव आ जाएंगे, यानी कि सम जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, 68, 69, 3 सवाल के लिए कुछ डाटा दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, और यहाँ पर दिया गया है 3 से कम साल का एक्सपीरियंस, 3 से कम साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस, सॉरी यहाँ पर 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस और 3 से कम साल का एक्सपीरियंस। यहाँ 18, 9, 36 और 27 ये संख्या दिया गया है। हमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी डैश क्या होगा। और जी जो है वो मान लीजिए कि जी घटना है जो पहले आवेदक को साक्षात्कार के लिए लिया गया वह स्नातक है, और टी पहले आवेदक कम से कम 3 साल का अनुभव है। तो जी तो ग्रेजुएट है और टी कम से कम 3 साल का अनुभव है। 3 साल का मतलब कि ये तो 3 साल का अनुभव नहीं है, यानी कि 36। तो 36 बटा में टोटल संख्या 90, यानी कि 2 बटा में 5 हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 में इसी डाटा पर दिया गया है पी जी बाई टी डैश पूछा गया है, यानी कि पी जी इंटरसेक्शन टी डैश डिवाइडेड बाई पी टी डैश क्या होगा। तो ये तो अभी हम लोग निकाले हैं 2 बटा में 5, और पी टी डैश यानी कि ये आ जाएगा हमें 63 बटा में 27, यानी कि 63 बटा में 90, यानी कि 4 बटा में 7 हमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है पी टी डैश बाई जी डैश पूछा गया है। तो पी टी डैश इंटरसेक्शन जी डैश अपॉन पी जी डैश लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस पी जी टी यूनियन जी अपॉन पी 1 माइनस पी जी करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें 3 बटा में 4 आ जाएगा। वैल्यू ध्यान से रख लेना। क्वेश्चन नंबर 70, 71, 72 के लिए दिया गया है। 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो 70 नंबर सवाल दिया गया है किसी उद्योग से कामगार के बीमार होने की प्रोबेबिलिटी 33:1/3, यानी पी दिया है 1/3 तो क्यू का मान आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, इस 70 में है कि 6 कामगारों में से 3 के बीमार होने के लिए तो 6c3 p⁻3 q⁻3 आ जाएगा। तो ये तो आएगा 20 गुणे 1/27 और 8 बटा में 27, यानी 160 बटा में 729 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है 6 कामगारों में से कोई भी बीमारी से पीड़ित नहीं हो, तो कोई भी बीमारी से पीड़ित नहीं हो q⁻6 आ जाएगा, यानी कि 1 गुणे 1 बटा में 3 का पावर 0 और 2 बटा में 3 का पावर 6, यानी कि 64 बटा में 729 आ जाएगा। 72 नंबर सवाल दिया गया है इस बात की प्रायिकता क्या है कि 6 कामगारों में से कम एक इस बीमारी से, तो कम से कम एक है, 1 माइनस कोई बीमारी से पीड़ित न हो, 1 माइनस
कोई बीमारी से पीड़ित न हो। अभी निकाले हम लोग 729 यानी 729 यानी कि 665/729 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, 74, 75 के लिए कुछ डाटा दिया गया है। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। क्लास दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 तक दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी दिया गया है हमें 17 p प्लस क्यू p माइनस 32 p माइनस 3q, और ये दिया है 19, टोटल 120 है। माध्य दिया गया है 50, माध्य जो दिया गया है वो हमें 50 दिया गया है। तो 19, 17, 36 और 32 68 यानी कि 2p माइनस 2q 68, 32 और 20 52 आएगा, यानी p माइनस q तो हमें 26 आना चाहिए। यहाँ पर मिड पॉइंट निकालेंगे तो 10, 30, 50, 70, 90 गुणा कर देंगे तो 170, 30 गुणे p प्लस q 1600, 70 गुणे p माइनस 3q और 1710, यानी कि यहाँ पर सबको जोड़ देंगे तो 6000 बराबर 16, 17, 33 से 3480 प्लस 30 गुणे p प्लस q प्लस 70 गुणे p माइनस 3q आएगा। तो ये एक एक जीरो तो हर जगह कॉमन कर सकते हैं। 252 बराबर 3p प्लस 3q प्लस 7p माइनस 21q, यानी कि आ जाएगा 10p माइनस 18q आ रहा है हमें 252, यानी कि 10 बार p माइनस q माइनस 8q, ये तो आएगा 260, q का वैल्यू 1 आ जाएगा, q का 1 आएगा तो p का मान 27 आएगा। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 73 में, तो p पूछा है तो 27 आ जाएगा, q का मान 74 में पूछा है तो 1 आ जाएगा। और एक सवाल और दिया गया है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। प्रत्येक कक्षा की बारंबारता दुगुनी कर दिया जाए तो माध्य क्या होगा। तो दुगुनी करेंगे बारंबारता यानी कि 34 p प्लस q यानी कि 27 और 1 28, 28 को निकल यहाँ पर आप 56 करेंगे, ये 64 करेंगे, 27 माइनस 3 24 दूनी 48 करेंगे और ये 38 करेंगे। मिड पॉइंट से इंटू करना होगा और ये कैलकुलेशन केवल आप लोग देख लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 76, 77, 78 के लिए कुछ डाटा दिया गया है। तो समतल दिया गया है 6x प्लस के वाई प्लस 3z बराबर 12 लिख सकते हैं। तो निर्देशांक ए बी सी पर कट करता है, तो ए पर कट करेगा तो 2 0 0, बी पर कट करेगा तो ये आएगा 0 12 बाई के 0, और सी पर कट करेगा तो 0 0 4 पर कट करेगा। तो कह रहा है कि समीकरण जो एक गोला दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 4z बराबर 0, ओरिजिन से और तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो के का मान क्या होगा। पहला सवाल ये 76 पर, तो यहाँ से ही पास करा दे। तो 144 बटा में के स्क्वायर माइनस 36 बटा में के बराबर 0, यानी कि के का वैल्यू तो हमें 4 आ जाएगा, के का मान 4 आ जाएगा। तो पूछा गया है कि यदि P गोले के समतल पर लंबवत दूरी है तो P का मान क्या होगा। तो P गोले के केंद्र से, तो गोला का केंद्र तो आ जाएगा 1 3/2 और 2 समतल, यानी कि यहाँ पे रखेंगे 4 का मान तो ये 3 आ जाएगा। दूरी निकालेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 9/2 प्लस 6 माइनस 12 का मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि 6 6 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 बटा और ये आएगा 36 9 45 9 54, 54 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 6, 3 से कटेगा यानी कि 3, यानी कि 3 बटा में 2 रूट 6,
यदि इसको हम लोग स्क्वायर में बदलते तो 9 बटा में 6 जोड़कर 24 यानी कि 3 बटा में 8, 3 बटा 8 यानी कि 0.375, यानी इसका वर्गमूल जो आएगा वो 0.6 के लगभग में आएगा। तो p का जो वैल्यू आएगा 0.5 से 1 के बीच में आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 78 भी इसी का एक भाग है। मूल बिंदु और गोले के केंद्र से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, मतलब 0 0 0 और 1 3/2 और 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो ये तो आ जाएगा x - 0/1, y - 0/3/2 और z - 0/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6x बराबर 4y बराबर 3z आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है 2x/k + 2y/3 + z/3 बराबर 2 बिंदु 2, 3, -6 से गुजरता है, तो समतल का दिक् अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पास कराएंगे तो पहले के निकालेंगे, तो 4 बटा में k प्लस 2 प्लस -6 बटा में 3 यानी कि -2 बराबर 2, यानी कि k का मान तो 2 आएगा, k का मान 2 आ जाएगा। मतलब x/1 2y/3 और z/3 बराबर 2, मतलब x/2 प्लस y/3 प्लस z/6 बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ डायरेक्शन अभिलंब पर जो दिक् अनुपात आएगा वो 2, 3, 6 डायरेक्शन रेशियो। और कह रहा है कि अंतःखंडों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई का जो PQR है तो 6, 3, 9, 2, 11, मतलब एक आंसर ये है और एक आंसर तीनों को जोड़ने के लिए कह रहा है। x/a + y/b + z/c बराबर 1 होता है, तो अंतःखंड की लंबाई ABC होगी। तो जोड़ देंगे तो 2, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 80 में है। 81 नंबर सवाल दिया गया है कि 4i + j - 3 के वेक्टर का साइन है pi + qj - 2k, कोलिनियर है, रेखीय है, तो pq का मान क्या होगा। तो 4 बटा में p बराबर 1 बटा में q बराबर 3 बटा में 2 कर सकते हैं, यानी कि p का मान तो हमें आएगा 8/3 और 8/3 p में एक ही विकल्प है q का 2/3, तो ये यहाँ से भी देख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है कि त्रिभुज के शीर्ष ABC है, स्थिति सदिश ABC है, G केंद्रक है, तो AG का तो वैल्यू होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई 3। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है अदिश गुणनफल सदिश योगफल पर पठनात्मक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, यानी पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि सदिश गुणनफल सदिश योगफल पर पठनात्मक होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सदिशों का सदिश गुणनफल सहचारी होता है, ये तीसरा गलत है, जो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, मान लीजिए कि ABC 3 शून्योत्तर इस प्रकार है कि A क्रॉस B जो है वो C के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि C जो भी होगा तो A और B दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो अब कह रहा है कि B और C दिए गए हैं तो A अद्वितीय होगा, ऐसा नहीं होगा। A और B दिया गया है या B और C दिया गया है तो A और B ये है तो इस पर दो को परपेंडिकुलर होगा, एक इस साइड होगा, एक मतलब Z होगा और एक Z' होगा, तो यूनिक होगा, पहला गलत है। A और B दिया गया है तो C यूनिक होगा, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जो आ जाएगा न एक सही है न दो सही है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, मान लीजिए कि A और B दो इकाई सदिश इस प्रकार है कि A माइनस B का मॉड लेस देन 2 है, तो A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा लेस देन 4 आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 1 1 2 माइनस 2 cos थीटा लेस देन 4 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, इसके बीच का कोण 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा यानी 2 × 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 4 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 आ जाएगा। साइन थीटा लेस देन 1 का मतलब होगा कि साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है।
क्योंकि इस यहाँ पर बीच का एंगल जो है वो 2 थीटा है, इसको देख लेना आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है कि 1, 2, 3, 4, 5 में से 2 अंक चुनना है कि गुणा करने पर गुणनफल का अंतिम अंक 0 आए। तो अंतिम अंक 0 आने के लिए एक तो 5 जरूरी है, मतलब कि 5 एक में से एक चुन लिए, बाकी 2 में से हम लोग कोई भी एक चुन सकते हैं, 2 में से एक चुन सकते हैं, और 5C2 तो 5C2 तो 10 हो जाएगा, 2/10 यानी कि 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इवन नंबर को 5 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा और 2 नंबर चुनना ही है। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछ रहा है कि एक डाटा के अनुरूप एक बहुलकी मानते हुए बाईं ओर विषम है, वक्र से क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो बहुलक बड़ा होगा माध्यिका, बड़ा होगा माध्य, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, 5 धनात्मक प्रेक्षणों का प्रसरण दिया गया है 3.6, तो 3.6 इज इक्वल टू, और इसमें से 4 दिया गया है 2, 2, 4, 5 और अगले वाले को x मान लें। तो प्रसरण का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर आता है, यानी 3.6 बराबर 4, 4, 8, 16, 24 और 25, 49 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एन तो 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2, 2, 4, 4, 8, 5, 13 प्लस एक्स बटा में 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, समानांतर श्रेणी के 50 पदों का समानांतर माध्य क्या होगा? तो 50 पद, तो a प्लस 50 समानांतर माध्य पूछा जाए तो पहला और आखिरी बाई 2, तो a प्लस 49d कर सकते हैं बाई 2, यानी a प्लस 49 बटा में 2, और d का प्रथम पद 4 है, ये भी 4 है, तो ये 4 है, ये 4 है, मतलब ये 2, 98 और 4 यानी कि 102 आ जाएगा। सबका सम निकाल के भी देख सकते थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, 21, 34, 23, 39, 26, 37, 40, 20, 33, 27 का माध्य विचलन गुणांक माध्य से लिया गया है तो क्या होगा? तो इसका पहले माध्य निकालेंगे जो 30 आएगा, देख लेना आप लोग। माध्य विचलन गुणांक का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एक्स बार आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 7 और ये 30, तो 0.22 के 22 का ऑप्शन दिया गया है, लगभग ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, fx इज इक्वल टू x³ माइनस 7x² 2 प्लस 6x प्लस 5 हासमान किस इंटरवल में होगा, मतलब डिक्रीजिंग। तो f' जो आएगा, f' का वैल्यू हमें मिलेगा 3x² 3 यानी x² माइनस 7x प्लस 6 यानी x माइनस 1, x माइनस 6 लेस देन 0 यानी कि 1 और 6 के इंटरवल में ही हमें हासमान मिलेगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 92 नंबर सवाल दिया गया है, fx बराबर m/x प्लस 2nx प्लस 1, अवकलज 0 है x बराबर 2 पर, यानी कि f' आएगा माइनस m/x² प्लस 2n, तो x का मान f' जो आएगा माइनस m/4 प्लस 2n, यानी कि माइनस m प्लस 8n का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, ये 0 दिया गया है। और हमें m प्लस 4n पूछा है, m प्लस 8n, तो यहाँ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, न m का मान मालूम है न n का मान, ऑप्शन डी हो जाएगा। डेटा के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आंकड़े पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, y बराबर x और y बराबर x³ के बीच चतुर्थांश में समावासी क्षेत्रफल क्या होगा? पहले चतुर्थांश में, तो यानी कि ये तो y बराबर x का ये होगा और x³ करेंगे तो ये होगा, तो ये तो यही वाला एरिया पूछ रहा है,
तो 0 से लेके 1 तक x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4, 0 से 1 तक 1/2 माइनस 1/4, यानी कि ये तो हमें आ जाएगा 1/4 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, एक्स वाई दिया गया है 4225। एक्स वाई धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? तो दोनों बराबर हो जाए तो 65 हो जाए, तो 65 प्लस 65 यानी मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो 130 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 को हम लोग एडजस्ट करें तो ये दिया गया है x dy बाई डी एक्स बराबर 2y है, तो dy बाई वाई बराबर 2 dx बाई एक्स लिखे, इंटीग्रेशन करें तो log y बराबर log x स्क्वायर प्लस log c करें तो y बराबर c x स्क्वायर है। तो ये किसका समीकरण होगा? तो परवलय पाराबोला का होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 96 नंबर सवाल दिया गया है, -5, 0, 5p स्क्वायर, 10p और 5q स्क्वायर, 10q संरेख है, तो pq का मान क्या है? pq के बराबर नहीं है, मतलब 1/2 लिखने का कोई मतलब नहीं है। -5, 0, 1, 5p स्क्वायर, 10p, 1, 5q स्क्वायर, 10q और 1 का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं p माइनस q इंटू pq माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 50 कॉमन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है नंबर कांस्टेंट से, ये तो बराबर नहीं है, यानी कि pq का वैल्यू जो आ जाएगा हमें 1 आ जाएगा, ये 0 हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 1, -2 से गुजरती है और अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है, मतलब x y a प्लस वाई बाई a बराबर 1 है, तो x प्लस वाई बराबर a आ जाएगा, यानी कि 1 -2 यानी कि 1 -1 आएगा, तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो प्रथम चतुर्थांश में दोनों अक्षों को और y बराबर 2 को स्पर्श करती है। तो y बराबर 2 को स्पर्श करती है, मतलब इसका सेंटर तो a आएगा, और ये भी 1 माने y बराबर 2 होगा तो आधा हो जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा 1, 1 और रेडियस भी हमें 1 ही मिलेगा। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, -3, 0 नाभि दिया है फोकस, और नियता है x -3 बराबर 0, यानी कि फोकस दिया गया है यहाँ पर और नियता ये है यानी कि परवलय, तो ये होगा, तो ये क्या आ जाएगा? तो y स्क्वायर बराबर -4 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी y स्क्वायर बराबर -12x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 1 के नाभियों के बीच की दूरी क्या होगी? दीर्घवृत्त है और इलिप्स में x स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/2 बराबर 1 है, तो a स्क्वायर 1 है, b स्क्वायर 1/2 है, तो e का वैल्यू तो आएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। फोकस f1 और f2 के बीच का डिस्टेंस 2ae यानी 2 इंटू 1 इंटू 1/2 यानी कि 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है, त्रिभुज की भुजाएं ABC हैं और परिमाप दिया गया है P, क्षेत्रफल Q है, तो P माइनस 2a और tan a बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? तो P को तो हम लोग लिख सकते हैं 2s माइनस 2a, मतलब ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं s माइनस b s माइनस c अपॉन में s इंटू एस माइनस ए। तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब 2s माइनस 2a, एरिया ऑफ ट्रायंगल s इंटू एस माइनस ए। यहाँ से ये कटेगा 2 बार में, s से कटेगा, तो ये जो आ जाएगा वो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि 4q हमारा आंसर आ जाएगा। 102 नंबर सवाल दिया गया है,
x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 ये प्रतिच्छेद से गुजरने वाले चौथे चतुर्थांश में बराबर अंतःखंड बनाती है। तो अंतःखंडों के निरपेक्ष मान का योगफल क्या होगा? मतलब x प्लस 2y प्लस 2 प्लस लैम्डा 2x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, यानी x का कोफिशिएंट आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, y का कोफिशिएंट आएगा 2 माइनस 3 लैम्डा और 2 माइनस 3 लैम्डा बराबर 0। चौथे क्वाड्रेंट में है यानी कि ये दोनों निगेटिव होगा। 1 प्लस 2 लैम्डा बराबर 3 लैम्डा माइनस 2, तो 3 बराबर लैम्डा का मान 3 आ जाएगा, यानी कि 7x माइनस 7y बराबर 7 लिख सकते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। अंतःखंड के निरपेक्ष मानों का योगफल पूछा जाएगा, तो 1 और 1 आ जाएगा, यानी कि निरपेक्ष मानों का योगफल 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है 8x प्लस by प्लस c बराबर 0 और bx प्लस ay प्लस c बराबर 0 पैरेलल है, मतलब a बाई बी बराबर b बाई ए, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है x प्लस वाई बराबर p को निर्देशांक अक्षों को काटने वाले प्राप्त बिंदु पथ का समीकरण क्या होगा? तो x प्लस वाई बराबर p है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, 3 4 5 कुछ भी कर ले, और इसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ जब भी आएगा तो x माइनस मतलब p बाई ये तो आएगा p, 0 और 0, p, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि p बाई 2 और p बाई 2, तो मध्य बिंदु से गुजरेगा, 0 0 से गुजरेगा, तो x बराबर y लिख सकते हैं या x माइनस वाई बराबर 0। ऑप्शन क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर 0 दिया गया है 104 नंबर सवाल में। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है बिंदु x y दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 2a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3a का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और a कॉमन करेंगे तो 4x माइनस 6y प्लस 5a बराबर 0 आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है 0 से पाई बाई 4 dx अपॉन साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पर हम लोग cos स्क्वायर x से भाग दे दें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो 0 से पाई बाई 4 sec स्क्वायर x dx tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो tan x प्लस 1 को t मानेंगे, तो ये 0 के लिए तो 1 आएगा, 1 के लिए 2 आएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर यानी कि माइनस 1 बाई टी 1 से 2 तक, यानी कि माइनस 1 बटा 2 माइनस प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 बटा 2 हमारा आंसर आ जाएगा। 107 नंबर सवाल में हम लोग लिख सकते हैं dx बाई साइन x का पावर 1 बाई 2 और cos x का पावर 3 बाई 2, तो हम लोग cos स्क्वायर x से अंश और हर दोनों में भाग दे दें, ये आएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट tan x, तो यहाँ tan x को तो t मानेंगे, ये आएगा dt बाई रूट t यानी कि 2 रूट tan x प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में I1 और I2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा e का पावर 2x अपॉन e पावर 2x प्लस 1 और 1 बाई e पावर 2x प्लस 1 dx, ये तो वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी x प्लस c आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में x अपॉन मॉड x का वैल्यू, तो मॉड x माइनस एक्स होता है 0 से छोटे में, यानी x अपॉन माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस 1, तो माइनस 2 से माइनस 1 तक माइनस dx, यानी कि माइनस एक्स माइनस 2 से माइनस 1 तक, यानी कि माइनस 1 और प्लस 2 आ जाएगा, 1 आएगा सामने माइनस है, यानी कि माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है कि साइन 4x प्लस 2x के कितने चरम मान हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में,
तो ये y मान लेंगे तो y डैश आएगा 4 cos 4x + 2 और चरम मान मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, यानी cos 4x का मान -1/2 आएगा, जो cos 120 और cos 240 होगा। तो x का वैल्यू जो आएगा वो 30 और 60 आ जाएगा, यानी कि केवल 2 चरम मान होंगे, मतलब 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है 1/tan x + cot x का अधिकतम मान क्या होगा, इसका न्यूनतम मान 2 होता है, यानी 1/2 इसका अधिकतम मान आ जाएगा, यही पूछा गया है, क्या आंसर होगा, तो 1/2। 112 नंबर सवाल दिया गया है 4f(x - f(1/x) = 4x² - 1/x² है, इसको गुणा करके देख सकते हैं। एक काम तो कर सकते हैं कि x को 1/x से रिप्लेस करके, तो 4f(1/x - f(x) = 4/x² - x²। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर देंगे, fx का वैल्यू आ जाएगा x², यानी f(2) का वैल्यू आ जाएगा हमें 4। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है, fx दिया गया है हमें 4x + 3, तो f(0) f(1) तो f(-1) तो -1 आएगा, तो ये आ जाएगा f(-1) का वैल्यू फिर -1 आएगा, f(-1) का वैल्यू जो आ जाएगा वो हमें फिर -1 आ जाएगा, यानी फाइनल -1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है पावर y पावर x बराबर 1 है, तो dy/dx क्या होगा, एक पर, तो y log x + x log y बराबर 0, यानी कि y/x + log x × y डैश प्लस log y × 1 प्लस x/y डैश बराबर 0। x और y दोनों का मान 1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये तो आएगा 1 प्लस 1 y डैश बराबर 0, यानी y डैश का वैल्यू आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 115 में भी डिफ्रेंशिएट करना है, y बराबर x पावर x का पावर x है, तो x बराबर 1 पर dy/dx क्या होगा, तो log लेंगे तो log y बराबर x पावर x log x आ जाएगा, तो 1/y डैश बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन तो आएगा x पावर x 1 प्लस log x और फिर x पावर x × 1/x, मान रख देंगे तो y डैश का मान तो आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा, यानी y डैश का मान तो हमें 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है y = x + 1 और x का जो वैल्यू है वो -4 से -3 के बीच में है, तो -3.5 पर y का अवकलज क्या होगा, तो ये तो y का अवकलज जो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो अवकलज होता है इंटीजर में नहीं होना चाहिए, तो इंटीजर नहीं है, 3.5 पर अवकलज पूछा जा रहा है तो 0 होगा, इंटीजर पर पूछा जाता है तो अवकलज ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये पहले भी एक सवाल और मिल चुका है, कंटिन्यूअस होता है, इंटीजर नहीं होना चाहिए तो कंटिन्यूअस होगा, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी जगह यहाँ पर जो जहाँ पॉइंट ब्रेक कर रहा है वहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है dy/dx बराबर ln 5 × y, y0 ln 5 है तो y1 किसके बराबर होगा, तो dy/y बराबर ln 5 dx, इंटीग्रेट करेंगे तो ln y बराबर ln 5 का पावर x आ जाएगा, तो 5 पावर x प्लस ln c कर सकते हैं, तो y बराबर 5 का पावर x × c कर सकते हैं। हमें कह रहा है कि y 0 है, मतलब x का मान 0 रखेंगे, तो ln 5 बराबर c × 5 पावर 0, यानी कि c का मान तो आ जाएगा हमें ln 5
यहाँ से हम लोग y लिख सकते हैं 5 का पावर x ln 5, और हमें y1 पूछ रहा है, तो y1 का मतलब आ जाएगा x, तो 5 का पावर 1 ln 5, यानी कि ये तो आ जाएगा 5 ln 5 आंसर आ जाएगा, 5 ln 5 हमारा आंसर आ जाएगा। y1 के बारे में पूछ रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है, तो 10 का पावर x का डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा, ये सही है। कंटिन्यूअस होगा और x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है जो ऑप्शन डी में दिया है। 119 नंबर सवाल में x क्यूब और cos sec स्क्वायर x को अपॉन sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो x क्यूब को हम लोग x स्क्वायर इंटू x लिखे, तो x स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x पे 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 0 यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। और 120 नंबर सवाल में दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 1, तो डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, तो 3/1/2 यानी कि 6 हमारा आंसर आ जाएगा।